हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के इस महा सीरीज में, जहां हमने टारगेट किया है 50,000 MCQ सीरीज का, अलग अलग यूनिट्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो बस आपको क्या करना है, आराम से बैठना है और बस पढ़ते जाना है। और यकीन मानिए आपको ये सारी चीजें याद भी होंगी, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें बताती जाती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा एक कदम हमने ऊपर बढ़कर रखा है, क्योंकि अभी तक हम सिंपल कर रहे थे। जैसे एग्जाम पास आता जाएगा हम अपना लेवल थोड़ा टफ करते जाएंगे, लेवल के अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो आज आप लास्ट में ये जरूर चेक करिएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड करती है। और अगर आपको लगे तो आप मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आपके कितने नंबर आए। तो इसे एक टेस्ट की तरह जरूर ट्रीट करिएगा और सॉल्व करके देखिएगा कि आपने कितने नंबर स्कोर किए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? Who among the following has not served as a acting governor of मध्य प्रदेश? आपको पता है गवर्नर हो गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपके जो जजेस हैं, इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका राज्यपाल से संबंधित है। इसमें कौन से याद रखना है? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है ना, कार्य नहीं किया है। पीवी दीक्षित, गुरु प्रसन्न सिंह, ओपी कोहली, रामेश्वर ठाकुर। याद रखिएगा इसका आंसर है रामेश्वर ठाकुर। ठाकुर जी जो हैं इन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया है। पीवी दीक्षित ये तो आपके पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे, ठीक है, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, याद रखिएगा। गुरु प्रसन्न सिंह, ओपी कोहली, ये सब कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। रामेश्वर ठाकुर जी ने नहीं किया है। ये ऐसा क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा हम वैसा ही पैटर्न लेकर चल रहे हैं जैसा आपके पेपर में आता है। एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए, किस पठार को गेहूं की डलिया की उपमा दी गई है? Which plateau has been compared with bowl of wheat? हम किसे कहते हैं गेहूं की डलिया? रीवा, पन्ना, मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार। तो ये है आपका आंसर, मालवा का पठार। हम मालवा के पठार को कहते हैं गेहूं की डलिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो ये है होशंगाबाद, जिसका अब नाम हो गया है नर्मदापुरम, ठीक है। तो नर्मदापुरम में आपके होता है सबसे ज्यादा गेहूं। और बात करें अगर कि कौन से गेहूं को मिल चुका है जीआई टैग, तो ये है आपका शरबती गेहूं, ठीक है, शरबत की तरह है ये आपका गेहूं। शरबती गेहूं ये किस जिले से संबंधित है? सीहोर से। तो शरबती गेहूं सीहोर, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा गेहूं, सर्वाधिक। और अगर ओवरऑल बात करें कि किस एरिया में है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? मालवा के पठार में, इसीलिए उसको बोलते हैं गेहूं की डलिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैकलसुता किस नदी का नाम है? मैकलसुता इज द नेम ऑफ विच रिवर? केन, बेतवा, नर्मदा, चंबल। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन सी नदी का नाम क्या क्या है। मैकलसुता उसमें रह गया था, तो आज जान लीजिए। मैकलसुता कहते हैं नर्मदा को, ठीक है। हमारी जो नर्मदा जी है उनको कहते हैं मैकलसुता। उसके अलावा आपको एक नाम पता ही होगा, रेवा। उसके अलावा आपको मिलेगा शंकरी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये मैकलसुता तो मिल ही गया। इसके अलावा आपको मिलेगा नामोदास। नामोदास जैसे लग रहा है नाम उदास उदास टाइप का, नाम उदास। नामोदास दिया है टॉलमी ने, ठीक है। टॉलमी नाम का व्यक्ति, हिस्टोरियन, जिसने दिया है नामोदास। शंकरी, रेवा, मैकलसुता, ये हो गए आपके। अच्छा, ये रिवर ऑफ प्लेजर भी कहलाती है, ठीक है। EASURE, ठीक है, प्लेजर, रिवर ऑफ प्लेजर भी, ये खुशी की नदी भी है। फिर उसके अलावा नामोदास हो गया, शंकरी हो गया, रेवा हो गया। तो ये सारे नाम आपको मिलेंगे नर्मदा के, ठीक है। बेतवा का नाम बेत्रावती, चंबल का नाम चरमावती। तो ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं। परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? परधौनी डांस बिलोंग्स टू विच ट्राइब? बैगा, मुड़िया,
डामी मारिया कोरकू। तो ये किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, ये बैगा जनजाति से रिलेटेड है। परधौनी, बैगा जनजाति के अगर नृत्य की बात करें, ठीक है, तो एक तो आपने देख लिया परधौनी, एक है रीना, ठीक है, एक है कर्मा, रीना कर्मा परधौनी। एक मिलेगा आपको सजनी दीवानी। रिलेट कैसे कर सकते हैं इसको, रीना नाम की हमारी एक दीदी है जिनको सजने का बहुत शौक है, ठीक है, तो रीना नाम की दीदी सजने का बहुत शौक है, तो ये बैग लेकर क्या है, बैग में अलग अलग कपड़े लेकर घूमती रहती हैं सजने के लिए। उसमें एक उनका क्या रहता है, परधौनी, एक मतलब प्रधान रहता है, एक ऐसा मान लीजिए एक कपड़ा रहता है, प्रधान टाइप का कपड़ा रहता है, वो उसमें हमेशा वो बैग में लेके चलती है, ठीक है। रीना दीदी सजने का बहुत शौक है, प्रधान ये परधौनी वो बैग में डालकर चलती हैं। कर्मा, कर्मा मतलब उनके कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं कि वो क्या करती रहती हैं, जब देखो तो सजती रहती हैं, सजती संवरती रहती हैं। तो आपकी रीना दीदी, उनके कर्म कैसे हैं, सजने संवरने वाले, उसके लिए वो बैग में एक परधौनी नाम का कपड़ा रखती है, ठीक है। तो ये रिलेट कर सकते हैं बैगा जनजाति के जो फेमस आपके लोक नृत्य हैं, परधौनी, रीना, कर्मा, सजनी दीवानी, ठीक है। चलिए अभी ये देखते चलिएगा कि कभी अभी परधौनी पूछा है तो कभी कर्मा पूछ सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, तो आप रिलेट कर करके जरूर पढ़िए। रीना दीदी उनका कर्म है सजना, वो बैग में अपने परधौन नाम का कपड़ा रखती हैं, ठीक है। तो परधौनी, कर्मा, सजनी और आपके रीना, ये सब बैगा के नृत्य हो गए। कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, प्रशासनिक राजधानी इंदौर, संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, संगीत राजधानी मैहर। तो ये आपका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रशासनिक राजधानी इंदौर, क्योंकि इंदौर नहीं है, प्रशासनिक राजधानी है आपका भोपाल, ठीक है। इंदौर तो आपकी आर्थिक राजधानी है, तो ये हो गया पहला आपका सही आंसर हो गया जो कि सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, पालपुर कूनो अभ्यारण्य के पास कौन सी नदी स्थित है, विच रिवर इज सिचुएटेड नियर पालपुर कूनो सेंचुरी, सक्कर, सिंध, कूनो, बेतवा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पालपुर कूनो है, इसमें ये कूनो जो नाम आया है वो इस कूनो नदी के कारण आया है, ठीक है। तो पालपुर कूनो जो है आपका वो किस नदी, वहां पे आपको कौन सी नदी मिलेगी, कूनो नदी मिलेगी। पालपुर कूनो अभ्यारण्य है कहाँ पे, ये है श्योपुर में, ठीक है, ये हो गया आपके श्योपुर। यहाँ हम 20 चीते लेकर आए हैं, ठीक है, 20 चीतों का हमने रिलोकेशन किया है, उसमें से जो 8 हैं वो नामीबिया के हैं, नामीबिया, उसमें से 12 जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के, और इसमें से जो आपका हुआ था अभी खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर था, शुभंकर मस्कट, वो क्या था, आशा चीता, ठीक है। हम ये जो इनमें से एक चीता है उनका नाम है आशा, आशा चीता का ही हमने शुभंकर बनाया था खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है। तो याद रखना है पालपुर कूनो अभ्यारण्य है कहाँ पे, श्योपुर में है, हमने चीतों को रिलोकेट कराया है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा आराम से पढ़ के आप आंसर करिएगा, गलत होने के चांसेस क्योंकि ज्यादा रहते हैं इनके। अविभाजित मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें 320 थी, टोटल असेंबली सीट्स ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वर 320, ये बिल्कुल सही है आपका, 320 थी पहले। फिर वर्तमान मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें 231 हैं, प्रेजेंटली द टोटल असेंबली सीट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर 231। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, एक दो दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये वाला कथन आपका गलत है, क्यों, क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन की सीट थी वो हट गई है, तो अब मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट्स कितनी बची हैं, वो है 230। तो याद रखिएगा जब एमपी और सीजी की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तब 320 है, अब एमपी बस की बात करेंगे तो बस 2 को इधर कर देंगे, 3 को इधर कर देंगे, तो 320 की जगह हो जाएगा 230, ठीक है। तो ये बस आपको क्या करना है, इन दोनों को उठा के आगे पीछे कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सीट्स होगी, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये है आपका केवल 2,
ठीक है, तो केवल 2 आपका इनकरेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी, निवाड़ी। मालवी तो पता चल रहा है सीधे सीधे, निवाड़ी भी पता चल रहा है। अब बताती है ब्रजभाषा और भोजपुरी की। याद रखिएगा, आपकी जो मध्य प्रदेश की नहीं है वो भोजपुरी नहीं है, ठीक है। ब्रजभाषा आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में, बुंदेलखंड वाले एरिया में बोली जाती है, जो आपका यूपी से भी लगा हुआ है, तो उस एरिया में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ब्रजभाषा जो है वो मध्य प्रदेश की है, भोजपुरी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप अपने रफ में कहीं पे लिखते जाइएगा कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका सही कितना हो रहा है, ठीक है, और तभी आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? नर्मदा, केन, माही, बेतवा। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी माही नदी, धार से निकलती है माही नदी, और कहाँ पे जाके गिरती है? आपके गल्फ ऑफ खंबात में ही, जहां पे आप खंबात की खाड़ी है, नर्मदा भी वहीं पे गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, माही भी वहीं पे गिरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा आपकी हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आपकी माही ऐसे जाती है, फिर ऐसे, तो 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को, ठीक है। ये हो गया माही नदी, ये कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। अगर बात करें किसकी? मकर रेखा की। मकर रेखा को ऐसी कौन सी नदी है, नदी जो क्या करती है? 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। तो मकर रेखा के लिए कौन है? मकर रेखा मतलब नीचे वाली, 23.5 डिग्री साउथ वाली, है ना। तो ये हो गई आपकी, याद रखिएगा, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है, कहाँ की है? अफ्रीका की, अफ्रीका की है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है भूमध्य रेखा। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की बात करें। कर्क रेखा मतलब ये आपकी कैंसर। फिर आता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब ये बात करें हम इक्वेटर की, इक्वेटर को 2 बार, ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? ये है आपकी कॉन्गो नदी, कॉन्गो नदी। ये याद रखिएगा, ये भी कहां पड़ेगी आपको? अफ्रीका में। तो ये हो गई 3 नदियां जो आपका मतलब अगर इसको बनाए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई आपकी पृथ्वी। तो जो आपकी भूमध्य रेखा है बीच में 0 डिग्री वाली, उसको कौन सी काटती है? तो उसको काटती है आपकी कॉन्गो, ठीक है, ये काटती है कॉन्गो नदी। फिर बात करें ऊपर की 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें अगर, ठीक है, तो इसको काटती है माही, ये हो गई आपकी माही। और अगर बात करें नीचे 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉर्न, है ना, मकर रेखा की, तो ये हो गई आपकी लिम्पोपो। लिम्पोपो, कॉन्गो, लिम्पोपो, माही, ये 3 नदियां जो कर्क रेखा, फिर ये माही कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा को काटती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? वेयर इज द महारानी लक्ष्मीबाई समाधि लोकेटेड? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो आपको पता है, अगर आप जाएंगे भी तो किस इलाके में जा सकते हैं? यहाँ पे झांसी था, तो इसके पास में जाएंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे ग्वालियर वाले इलाके में। तो ग्वालियर वाले इलाके में आपको मिलेगा महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर में आपको दुर्गावती जी की समाधि मिलेगी, दुर्गावती, ठीक है, जबलपुर में दुर्गावती जी की समाधि। मांडू, मांडू में मिलेगा होशंग शाह का मकबरा, ठीक है, तो मांडू होशंग शाह का मकबरा ये याद रखिएगा। ग्वालियर में आपको और 2 मिल जाएंगे, एक तो तानसेन का मकबरा मिलेगा और एक मिलेगा मोहम्मद गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, ठीक है। तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, लक्ष्मीबाई की समाधि, ये सब आपको मिलेगा ग्वालियर में। फिर उसके बाद जबलपुर में दुर्गावती जी का, मांडू में होशंग शाह का मकबरा और जबलपुर में दुर्गावती जी की समाधि। ये याद रखना है आपको सारा का सारा। चलिए आगे देखते हैं, सूर्यपुत्री की उपाधि किस नदी को मिली है? विच रिवर हैज गॉटन टाइटल ऑफ सूर्यपुत्री? ठीक है,
सूर्यपुत्री की उपाधि किसको मिली है? सोन, बेतवा, ताप्ती और नर्मदा। अगर आप नाम पे जाएंगे सीधे सीधे तो इससे ही पता चल जाएगा कि पुत्री हम किसको कह सकते हैं? ताप्ती को, बिल्कुल तप्त सी, जलती हुई। तो जलती हुई कौन सी होगी? सूर्य जी की पुत्री, तो ये हो गया आपका ताप्ती। ठीक है, सोन का नाम हो गया हिरण्यबाहु। ठीक है, बेतवा का हो गया बेत्रावती, और नर्मदा का तो मैंने आपको बता दिया, रेवा भी मिलेगा, शंकरी भी मिलेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा मेकल सुता भी मिलेगा। तो सारी चीजें हम रिलेट करते भी चलेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा नामोदास भी मिल गया आपको और रिवर ऑफ प्लेजर भी मिल गया। ये हो गया नर्मदा नदी के नाम। आगे देखिए, मध्य प्रदेश राजकीय गायन के रचयिता कौन है? Who is the writer of मध्य प्रदेश स्टेट सॉन्ग? ठीक है, रचयिता, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है। रचयिता फिर जो सिंगर मेन है, संगीतकार, वो कौन कौन है? तो रचयिता जो है वो है आपके महेश श्रीवास्तव, जो आपके महेश जी हैं, या कोई फ्रेंड हो गया मान लो, तो महेश जो है उसने लिखा है, राइटर, रचयिता है राजकीय गान के अपने। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा? सिगार, सिद्ध बाबा, धूपगढ़, काली भीत। तो याद रखिएगा, मालवा की कौन सी है? सिगार चोटी है मालवा की सबसे ऊंची चोटी, 881 मीटर। बात करें सिद्ध बाबा, तो सिद्ध बाबा का हो गया 1172 मीटर। ये किसका है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है 1350 मीटर। कहाँ मिलेगी? महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी कहाँ मिलेगा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा सारी चीज। काली भीत जो है ये मिलेगा आपको बैतूल में। काली भीत बैतूल में, ये भी आपके सतपुड़ा पे ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, राई डांस इज रिलेटेड टू विच एरिया? ये रिलेटेड है बुंदेलखंड से। ये है हमारा राजकीय नृत्य। ठीक है, और जो आपके राम सहाय पांडे जी हैं, पांडे जी ने क्या किया है? इनको पद्मश्री मिला है राई नृत्य के लिए। ठीक है, तो राम सहाय पांडे, इनको मिला है राई नृत्य के लिए पद्मश्री। याद रखिएगा, ये सागर के हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भी है, दोनों हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट? यहाँ पे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये दोनों ऑप्शन में है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पे पूछा है, उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा? इधर से जो इधर है ये हो गया आपका 605 किलोमीटर, और ये वाला हो गया आपका 870 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, ये वाला एरिया है जो थोड़ा छोटा है, तो ये 605 ही है। ये वाला इलाका हो गया आपका 870 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसमें देखते हैं कि आपका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है मुरैना। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये है आपका बुरहानपुर। ठीक है, इधर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये है सिंगरौली। और सबसे ये इधर देखेंगे आप, पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आपका ये वाला जो इलाका है, मतलब पूर्व से पश्चिम, ये ज्यादा लंबा है तो 870 है। उत्तर दक्षिण वाला कम है, 605 किलोमीटर ही है। फिर मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, ये आपके बिल्कुल सबसे ज्यादा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाले जिले हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानमंडल में कितने सदन हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द लेजिस्लेचर इन मध्य प्रदेश? तो कितने हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मध्य प्रदेश में अभी आपको सिर्फ असेंबली मिलेगी, तो क्या हो गया आपका? सिर्फ एक सदन, आंसर सही हो गया। अभी क्या है? सिर्फ है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, काउंसिल नहीं है अभी, तो याद रखिएगा। जब हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितनी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 2 सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश इज द स्वैम्प डियर ऑफ द ब्रेडरी स्पीसीज। ये आपका सही है, ब्रेडरी स्पीसीज का ही है आपका जो बारहसिंगा, जिसे हम राजकीय पशु घोषित कर चुके हैं। 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश इन 1981। ये भी सही है आपका बिल्कुल। इसका वैज्ञानिक नाम रूसरवस डुवॉसली है। इट्स साइंटिफिक नेम इज रूसरवस डुवॉसली। अब मैंने एक ये क्वेश्चन मतलब आपका एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया है राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, उनका साइंटिफिक नाम क्या है, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये बताया है कि वैज्ञानिक नाम जो है इसका है रूसरवस डुवॉसली, ठीक है। IUCN की लाल सूची में यह विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है। इट फॉल्स इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की एक रेड लिस्ट जारी होती है जिसमें अलग अलग कैटेगरी में जानवरों को डिवाइड किया जाता है, जानवरों को, और हर चीज मतलब पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो ये बताता है कि जो अभी प्रजातियां हैं वो क्या हो रही है, विलुप्त हो गई हैं या अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर अभी इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें रहती हैं। तो ये पूछा गया है कि आपका जो ये है बारहसिंगा वो IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पे विलुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है क्या? ये आपका आंसर गलत है, हमें असत्य बताना है ना, तो ये है आपका चौथा, जो कि क्या है, असत्य है। बारहसिंगा जो है वो विलुप्त प्राय में नहीं आता है, वो आता है वल्नरेबल में। तो सबको पता रहता है कि बारहसिंगा है, लेकिन प्रजाति पता होनी चाहिए, ब्रेडरी प्रजाति का है। फिर 1981 में हमने इसको घोषित किया था राजकीय पशु, ये भी पता रहता है। वैज्ञानिक नाम में थोड़ा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कि ये रूसरवस डुवॉसली है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। लाल सूची में याद रखिएगा ये विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है, इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी तो ये नहीं आता, ये वल्नरेबल में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज ओपियम कल्टिवेटेड इन मध्य प्रदेश? ठीक है, देवास, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। याद रखिएगा ये किसमें है? मंदसौर, ठीक है। तो अफीम आपका हो गया, अफीम 2 जिले हैं, एक तो हो गया मंदसौर, एक हो गया नीमच, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपियम की खेती होती है, ठीक है। तो ओपियम मतलब अफीम खा के क्या होता है, मंद मंद हो जाता है दिमाग, तो ये हो गया मंदसौर, ठीक है। नीमच से आप बना सकते हैं चम्मच, चम्मच भर भी अगर आप अफीम खा लेंगे तो मंद हो पड़ जाएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल JVP कमिटी का सदस्य था? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज अ मेंबर ऑफ JVP कमिटी? ठीक है, ये कौन सी कमिटी है? जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन, तो उसमें एक JVP कमिटी बनाई गई थी ये देखने के लिए कि भाषा के आधार पर रखना चाहिए राज्यों को कि नहीं। तो इसमें कौन कौन से थे JVP? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। V से थे आपके वल्लभ भाई पटेल, और जो आपका ये P है, P से थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। याद रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया जी भी थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो याद रखिएगा JVP कमेटी में कौन थे अपने यहाँ के गवर्नर? पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? ये मैंने आपको
पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूं मैं कि आपको कंपेयर हमेशा करना है इंडिया से कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक है, जनसंख्या में 5वें नंबर पे है। फर्स्ट में है आपका यूपी, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार, फोर्थ में हो गया आपका वेस्ट बंगाल, फिफ्थ में आ गया मध्य प्रदेश। और अगर बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल में कौन सा हमारा मध्य प्रदेश का नंबर आता है? तो पहला हो गया आपका राजस्थान, और उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो अपना मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया अगर देखते हैं तो। और अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो हम 5वें नंबर पे हैं, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा वैली इज एग्जाम्पल ऑफ भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, ग्रीवाखंड और या हॉट्स का। तो याद रखिएगा ये किसका है? भ्रंश घाटी का। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ज्योग्राफी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है, आपके ये 2 ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन, और जो बीच वाला जो रीजन है जो दब जाता है, यहाँ पे ये रीजन जो है ये बनता है रिफ्ट वैली कहलाता है। ठीक है, रिफ्ट वैली। ये जो आपका टॉपिक है ये ज्योग्राफी का डिटेल, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये जब आप वहां पे आप पढ़ेंगे तब देखेंगे रिफ्ट वैली क्या होती है। जो आपकी नर्मदा घाटी है वो रिफ्ट वैली का उदाहरण है। तो जो आपके ब्लॉक माउंटेन है और बीच में रिफ्ट वैली, तो यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी। और जो ये माउंटेन है, मतलब जो पर्वत है, तो एक तरफ आपका पर्वत है विंध्याचल और एक तरफ पर्वत है आपका सतपुड़ा। ठीक है, तो 2 तरफ पर्वत है और बीच में जो घाटी है वो है नर्मदा घाटी, इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 47 हैं। द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन मध्य प्रदेश असेंबली आर 47। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी है? 47। ये तो बिल्कुल सही है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। द सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा आर 47। अब ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि मिक्स कर दिया मैंने मध्य प्रदेश के साथ। अब ये बताइए कि सही है या नहीं। तो आपका क्या पूछा है? सत्य कथन बताना है। करेक्ट ऑप्शन केवल 1, 2, दोनों है या दोनों नहीं है। तो ये है आपका जो सत्य कथन है वो है 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अगर शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन देखें तो 47 सीट्स हैं। ठीक है, और अगर लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन देखें तो वो भी सेम ही है, 47 सीट्स। ठीक है, ये पूरे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग लोग चुन के आएंगे शेड्यूल ट्राइब के, तो लोकसभा में भी हमने सेम टू सेम 47 सीट्स ही रिजर्व कर रखी हैं। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की, तो उसका रिजर्वेशन कितना है? 35 सीट्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है शेड्यूल टाइप की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट से ज्यादा है, इसलिए हमने ज्यादा रिजर्वेशन उनको दे रखा है। लेकिन इंडिया लेवल पे शेड्यूल कास्ट की, लोकसभा में देखें अगर शेड्यूल कास्ट, तो इंडिया लेवल पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमने इसको कितने सीट्स दे रखे हैं? 84 सीट्स, मतलब 84 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की। कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, तो याद रखिएगा 84, 35 मध्य प्रदेश से कंपेयर करेंगे अगर, तो अनुसूचित जाति हमारे यहाँ 35, लोकसभा में 84। शेड्यूल ट्राइब जो आपका जनजाति है उसको कंपेयर करेंगे तो दोनों की सेम ही सेम है। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, आपको बस ये याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, और आप लास्ट में जरूर देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का नहीं बना रही हूँ PDF, जिससे आप जो है एक पूरा वीडियो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ कर पाएँ, और जो बच्चे एवरेज हैं वो भी बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को ग्रास्प कर पाएँ। कुछ बच्चों को अगर लगता है कि ये छोटा वीडियो है तो आप उसके साथ एक वीडियो और ज़रूर देख लें, जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ आज अच्छा ज़्यादा सा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, बताइए कि यहाँ बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है।
लाइक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और आप साथ में क्या करें, रिवीजन करते चलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।